समीर, मैं सोच रही हूँ कि कल ऑफिस से छुट्टी ले लूँ। सुधा भाभी की तबीयत आजकल ठीक नहीं चल रही है। फिर भी वह दिन भर घर के काम में लगी रहती हैं। मेरे घर में रहने से उन्हें भी थोड़ा आराम मिल जाएगा। अंकिता ने वॉशरूम से आते हुए अपने पति से कहा। समीर, जैसा तुम्हें ठीक लगे, मंडे को ऑफिस चली जाना। तब तक भाभी भी ठीक हो जाएंगी। समीर ने सोने के लिए आंख बंद करते हुए कहा। समीर और अंकिता की शादी को अभी 6 महीने ही हुए थे। घर में सास ससुर के अलावा जेठ जेठानी, उनकी प्यारी बच्ची बुलबुल और देवर थे। दोनों नंदों की शादी हो चुकी थी। समीर को तो कुछ देर में नींद आ गई और वह सो गए, लेकिन अंकिता को प्यास लगी तो देखा आज पानी की बोतल रखना तो भूल ही गई। वह फ्रिज से पानी की बोतल लेने के लिए रसोई की तरफ जाने लगी। तभी सौरभ भैया के कमरे से आती आवाज़ें सुनकर वहीं ठिठक कर खड़ी हो गई। ऐसा लगा जैसे भाभी जोर जोर से रो रही हैं। कहीं कोई परेशानी न हो सोचकर वह समीर को बुलाने के लिए वापस मुड़ी ही थी कि सामने माँ जी को देखकर वह चौंक गई। वह भी शायद पानी लेने रसोई में आई थी। उन्हें सामने देख वह बोली, माँ जी देखिए ना, लगता है भैया भाभी का झगड़ा हो रहा है। भैया जोर जोर से बोल रहे हैं और भाभी के रोने की आवाज़ें आ रही हैं। अरे तो हम इसमें क्या कर सकते हैं? यह तो मियाँ बीवी के आपस की बात है। रोज रोज बीमारी का नाटक कौन पति बर्दाश्त करेगा? आखिर मर्द की भी तो कुछ इच्छाएं होती हैं, उन्हें पूरा नहीं करेगी तो क्या होगा? गुस्से में उठा दिया होगा हाथ। माँ जी ने लापरवाही से बोलती हुई अपने कमरे की तरफ चली गई। माँ जी की बात सुनकर अंकिता हैरान रह गई। एक औरत होकर एक औरत के बारे में ऐसा कैसे बोल सकती हैं? उसने जल्दी से जाकर समीर को जगाया। अरे यार, भैया थोड़े गरम दिमाग के हैं, बोलने से पहले उनका हाथ चलता है। हो गई होगी कोई बात, मैं वहाँ जाकर क्या करूँगा? रात बहुत हो गई है, तुम भी जाकर सो जाओ। अपनी बात कह समीर भी चादर तानकर फिर से सो गया। समीर के ऐसे व्यवहार से अंकिता को बहुत दुख हुआ और साथ ही हैरानी भी हुई। कितनी आसानी से उन्होंने भैया के व्यवहार को जायज़ ठहरा दिया, जैसे कि यह कोई मामूली बात हो, जबकि उन्हें भी पता है कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं है। फिर भी वह दिन भर सबकी सेवा में लगी रहती हैं। बाहर निकलकर देखा तो भैया भाभी के कमरे का दरवाज़ा खुला हुआ था। वह अंदर गई, भैया वहाँ नहीं थे और भाभी एक कोने में बैठी रो रही थी। उसे देखकर वह अपने आंसू छुपाने लगी। मुझे सब पता है भाभी, मुझसे कुछ छुपाने की ज़रूरत नहीं है। या लो, पानी पी लो भाभी। भाभी ने एक गिलास लेने के लिए हाथ बढ़ाया तो देखा कि भाभी की कलाई से खून बह रहा था। शायद चूड़ियाँ चुभ गई थीं। उसने उनका खून साफ करके दवा लगाई। फिर उसे याद आया, क्यों भाभी, अक्सर कभी जल गई हूँ, फिसल गई हूँ कहकर अपनी चोट पर पर्दा डालती रहती हैं। आप यह सब क्यों सहती हो भाभी? अंकिता ने पूछा। आपको पता है कि जुल्म सहना भी एक बहुत बड़ा अपराध है, फिर भी आप अभी तक चुपचाप सब कुछ सहती आई हो। पर अब मैं आ गई हूँ इस घर में, अब जुल्म करने वालों को यह सोचना पड़ेगा कि जुल्म करना गलत बात है और अपनी पत्नी पर हाथ उठाना उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता। भाभी को दर्द की दवाई देकर वह अपने कमरे में आ गई। सुबह उठी तो भाभी हमेशा की तरह रसोई में थी। उन्हें जबरदस्ती आराम करने के लिए कमरे में भेज दिया। उसने नाश्ता बनाया, बुलबुल को स्कूल के लिए तैयार कर समीर से उसे स्कूल छोड़ने को कह सबका नाश्ता अंकिता टेबल पर लगाने लगी। नाश्ता करते वक्त सबको हंसी मजाक करते देख लग ही नहीं रहा था जैसे रात में कुछ हुआ है। सुधा, मेरा आमलेट नहीं बना अभी तक, सौरभ भैया जोर से बोले। और यह फीका दही, घर में शक्कर खत्म हो गई है क्या? बाबूजी की आवाज़ आई। सुधा, आज तुम्हारा दिमाग कहाँ है? सब गड़बड़ कर रखा है। माँ जी ने भी तेज आवाज़ कर सुनकर वह दौड़ी आई। आप लोगों को जो भी चाहिए मुझे बताइए, मैं बना देती हूँ। आज भाभी की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने उन्हें आराम करने के लिए भेज दिया है। अंकिता नाश्ते की टेबल के पास आकर बोली। इसकी तो तबीयत रोज ही खराब रहती है, मैं अभी उसे बुला कर लाता हूँ, भैया कुर्सी से उठते हुए बोले। तभी अंकिता ने कहा, रुक जाइए भैया, यह आप क्या कह रहे हैं? आपकी वजह से ही तो भाभी की आज यह हालत है। अगर आप ही अपनी पत्नी का दर्द नहीं समझेंगे तो फिर कौन समझेगा? अंकिता भैया को रोकते हुए बोली। अंकिता बहू,
तुम पति पत्नी के बीच में ना बोलो तो ही अच्छा है। जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दो, इसी में सबकी भलाई है। कल रात भी मैंने तुम्हें यही समझाया था। माँ जी बोली। अंकिता, माँ जी, आप सब कुछ जानते हुए भी ऐसा कैसे कर सकती हैं? आपको तो पता ही है कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं है और कल रात के बाद तो उन्हें बुखार भी आ गया है। इस बार उसने बाबूजी की तरफ देखते हुए कहा कि शायद वह भैया को कुछ समझाएं। समीर, अपनी पढ़ी लिखी बीवी को समझा दो कि छोटी सी बात को ज़्यादा तूल ना दे। पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है, उसका तमाशा बनाने की ज़रूरत नहीं है। इससे कहो कि अपना ऑफिस संभाले। घर के मसले सुलझाने के लिए मैं और तुम्हारी माँ हैं। बाबूजी ने अपनी रौबदार आवाज़ में कहा। बाबूजी की बात सुनकर उसे बहुत बुरा लगा। कोई आखिर इतना असंवेदनशील कैसे हो सकता है? आखिर इन मर्दों को यह समझ में क्यों नहीं आता कि औरत भी हार मास से बनी एक इंसान है, कोई रोबोट नहीं जिसे जब चाहे अपनी मर्जी से नचाते रहो। उसे भी दर्द होता है, तकलीफ होती है, पीड़ा होती है। खैर, इतना कुछ होने के बाद भी किसी ने भी भाभी के दर्द को नहीं समझा। इस बात को कुछ ही दिन हुए थे कि एक दिन अंकिता ऑफिस से आकर चाय पी रही थी। तभी माँ जी ने आकर बताया कि छोटी ननद रेखा दीदी का फ़ोन आया। वह काफ़ी रो रही थी। उनके पूछने पर बताया कि उनके बेटे को तेज बुखार था। खाना बनाने में थोड़ी देर ही हो गई, इसलिए जीजा जी ने उन्हें थप्पड़ मार दिया। कैसा जानवर आदमी है, अपने बेटे की तबीयत की भी चिंता नहीं है उसे। मेरी फूल सी बच्ची पर हाथ उठा दिया। बेचारी दिन भर घर के कामों में लगी रहती है। अगर एक दिन टाइम पर खाना नहीं बना पाई तो क्या हुआ, बाहर से मंगा लेता। माँ जी अपनी साड़ी के पल्लू से आंसू पोंछते हुए बोली, मेरी बहन पर हाथ उठाने की हिम्मत कैसे हुई? मैं अभी जाकर उसे ठीक करता हूँ। तभी सौरभ भैया गुस्से से बोले, शांत हो जाइए भैया, यह दीदी और जीजा जी के आपस का मामला है और फिर एक थप्पड़ ही तो मारा है। ऐसे छोटे मोटे झगड़े तो मियाँ बीवी में अक्सर होते ही रहते हैं, दोनों मिलकर सुलझा लेंगे, हमें बीच में पड़ने की क्या ज़रूरत है। तभी अंकिता ने भी लापरवाही से कहा, यह तुम कैसी बातें कर रही हो अंकिता? यह किसी बाहर वाले की नहीं, मेरी बहन की बात है। और मेरी बहन कोई अनाथ नहीं है जो सब कुछ सहती रहे। इस बार समीर ने भी गुस्से से कहा। तभी अंकिता ने फिर कहा, और सहना भी नहीं चाहिए। औरत की नियति क्या सब कुछ सहने की होती है? बिल्कुल नहीं। और यही बात तो इतने दिनों से मैं आप लोगों को समझाना चाह रही थी कि जुल्म करने और इसको बढ़ावा देने वाले भी उस गुनाह में बराबर के हिस्सेदार होते हैं, पर आप लोग समझने के लिए तैयार ही नहीं थे। अब जब खुद पर बीती तो शायद आप लोगों को सुधा भाभी के दर्द का भी एहसास होगा। अंकिता ने दृढ़ता से बोली। अंकिता की बातों से माँ जी, भैया और समीर को यह एहसास हुआ कि वह सही में सुधा के साथ गलत कर रहे थे। और फिर उन्होंने आगे से अंकिता से ऐसा कहा कि वो अब सुधा के साथ ऐसा कभी भी व्यवहार नहीं करेंगे और उसके पीड़ा को समझने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके बताइएगा। साथ ही कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।